नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जीके क्लासेज में। आज इस वीडियो में हम पाचन तंत्र से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले मैं पाचन तंत्र से संबंधित फर्स्ट भाग डाल चुका हूं, जिसमें टोटल हमने 50 क्वेश्चन देखे थे। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा तो वह वीडियो भी ज़रूर देखिए। ये जितने भी क्वेश्चन हैं पाचन तंत्र के पूरे टॉपिक को कवर करके बनाए गए हैं और इनसे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन आपको कंपटीशन एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। यह वीडियो रीट, नीट और जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, यकृत में कौन सी कोशिकाएं बक्षकाणु की तरह कार्य करती है। बक्षकाणु का मतलब होता है कि इस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो जीवाणुओं को सीधे संपर्क में आते ही उनको निगल करके नष्ट करने का कार्य करती है। तो ऐसी कौन सी कोशिकाएं होती है जो यकृत में पाई जाती है और बक्षकाणु प्रकृति की होती है। ऑप्शन फर्स्ट है प्लीहा, सेकंड है कूफर कोशिकाएं, थर्ड है मेंसन कोशिकाएं और फोर्थ है मोनोसाइट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि कूफर कोशिकाएं जो होती हैं ये यकृत में पाई जाती हैं और ये बक्षकाणु प्रकृति की होती हैं। फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो इससे संबंधित मुख्य रूप से दो क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट हो जाएगा कि प्लीहा को मानव शरीर का रुधिर बैंक कहा जाता है और ये क्वेश्चन बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि मनुष्य का ब्लड बैंक किसे कहते हैं, तो प्लीहा को कहते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि इसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान है वो किसे कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है, स्प्लीन को कहा जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन हम मोनोसाइट की बात करें तो ये भी एक प्रकार की बक्षकाणु प्रकृति की कोशिकाएं होती हैं और ये डब्ल्यूबीसी का एक प्रकार होता है, यानी कि एक प्रकार की श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार का बनता कि इनमें से कौन सी कोशिकाएं यकृत को हटा दें और यहाँ से आ जाए इनमें से कौन सी कोशिकाएं बक्षकाणु की तरह कार्य करती हैं, तो इसमें आपका सेकंड वाला ऑप्शन भी सही होता है और फोर्थ वाला भी होता है, क्योंकि कूफर कोशिकाएं भी बक्षकाणु प्रकृति की होती हैं और मोनोसाइट या एक केंद्रकाणु जो एक प्रकार की श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं ये भी बक्षकाणु प्रकृति की होती हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन वर्णक किसमें पाए जाते हैं। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन वर्णक कहाँ पाए जाते हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट है जठर रस, सेकंड है आंतरीय रस, थर्ड है पित्तरस और फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि पित्तरस में बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन वर्णक पाए जाते हैं। देखो पित्तरस है वो स्रावित कहाँ से होता है, तो यकृत कोशिकाएं जो होती हैं यकृत कोशिकाएं पित्तरस का स्रावण करती है, जबकि पित्तरस का संचय या स्टोरेज है वो पित्ताशय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शंस की बात करें तो जठर रस का स्रावण आमाशय के द्वारा होता है, यानी कि जठर रस का स्रावण कौन करता है, आमाशय के द्वारा होता है। और जठर रस में होता क्या क्या है, तो इसमें HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और 3 प्रकार के इसमें एंजाइम मिलते हैं। एक तो पेप्सिन होता है जो कि प्रोटीन का पाचन करता है, दूसरा रेनिन होता है जो छोटे बच्चों में पाया जाता है और ये दूध का पाचन करता है, और तीसरा एंजाइम होता है आमाशयी लाइपेज जो बहुत ही कम समय के लिए एक्टिवेट होता है और ये वसा का पाचन करता है। नेक्स्ट हम आंतरिक रस की बात करें तो इसमें एंटेरोसाइट कोशिकाएं पाई जाती हैं जो आंतरिक रस का श्रावण करती है और इसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं जैसे सुक्रेज हो गया, लैक्टेज हो गया, माल्टेज हो गया, डाइपेप्टाइडेज हो गया, ये सभी एंजाइम आंतरिक रस में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, भ्रूणी अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप स्टार लगा लीजिए इसके ऊपर। तो भ्रूणी अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। ऑप्शन फर्स्ट है प्लीहा, सेकंड है यकृत, थर्ड है अस्थिमज्जा, फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि भ्रूणी अवस्था में आरबीसी का निर्माण है वो यकृत में होता है। देखो यहाँ पर आपके 2-3 क्वेश्चन है वो करेक्ट हो जाएंगी। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है तो इसमें आपके तीनों ही ऑप्शन राइट हो जाएंगे। प्लीहा, अस्थिमज्जा और यकृत तीनों में ही आरबीसी का निर्माण होता है।
प्लीहा से संबंधित हमने 2 क्वेश्चन पीछे देख लिए हैं कि इसे आरबीसी का कब्रिस्तान और मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। यकृत से संबंधित आगे हम 2-3 क्वेश्चन और देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अस्थि मज्जा की बात करें तो इसमें रुधिर का निर्माण है वो अस्थि मज्जा में होता है। जो वयस्क व्यक्ति होते हैं उसमें रुधिर का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसा का पायसीकरण किसके द्वारा होता है? वसा का इमल्सिफिकेशन या पायसीकरण किसके द्वारा होता है? तो पहले पायसीकरण देख लेते हैं। पायसीकरण में क्या होता है कि वसा की बहुत बड़ी बड़ी गोलिकाएं होती हैं या बहुत बड़ा वसा की गोलिकाएं होती हैं, इनको छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ दिया जाता है। ये क्रिया कहलाती है इमल्सिफिकेशन या पायसीकरण। तो ये किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है जठर रस, सेकेंड है आंतरिक रस और थर्ड है पित्तरस, फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड यानी कि पित्तरस है जिसमें वर्णक पाए जाते हैं और उनके द्वारा वसा का पायसीकरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन क्या कहलाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऑप्शन फर्स्ट है ग्लाइकोजेनेसिस, सेकंड है ग्लाइकोनियोजेनेसिस, थर्ड है ग्लाइकोजेनोलाइसिस और फोर्थ है ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो इसमें आपका ऑप्शन फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा कि ग्लाइकोजेनेसिस के द्वारा यानी ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण होता है और ग्लाइकोजन का स्टोर है वो हमारी यकृत में होता है। अब देखो इन ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोजेनोलाइसिस ये वाला शब्द आप पकड़ लो, इसका मतलब होता है विघटन होना या टूटना। तो ग्लाइकोजन, तो यहाँ पर हम ग्लाइकोजन कर देते हैं और ग्लाइकोजन से ग्लूकोज के निर्माण की जो क्रिया होती है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहलाती है। देखो ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब होता है ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का निर्माण कहलाता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। फोर्थ ऑप्शन की बात करें ग्लूकोनियोजेनेसिस, इसका मतलब होता है देखो हमारे शरीर में एमिनो अम्ल वसीय पदार्थ होते हैं या वसीय अम्ल होती हैं, इनसे ग्लूकोज के निर्माण की क्रिया, एमिनो अम्ल वसीय अम्ल इनसे ग्लूकोज के निर्माण की जो क्रिया होती है उसे हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो इनसे संबंधित क्वेश्चन आपको एक जरूर कंपटीशन एग्जाम में आता है, तो इन सभी को आपको ध्यान में रखना है कि ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस क्या होता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लीवर कुहन की दरारें पाई जाती है। ऑप्शन फर्स्ट है यकृत, सेकंड है अग्नाशय, थर्ड है आमाशय, फोर्थ है ग्रहणी एवं इलियम। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ वाला ग्रहणी या इलियम। इसमें आपको ऑप्शन के रूप में छोटी आंत भी मिल सकता है, तो आपका सही आंसर यहाँ पर छोटी आंत हो जाएगा। देखो लीवर कुहन की गर्तिका या लीवर कुहन की दरारों में होता क्या है? तो इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहली हो जाएगी इसमें कलश कोशिकाएं और दूसरी होती है पेनेथ कोशिकाएं और तीसरी होती है आंतरीय कोशिकाएं जिसे हम एंटेरोसाइट कोशिकाएं भी कहते हैं। तो कलश कोशिकाएं जो होती हैं ये तो श्लेष्मा का सिक्रेशन करती हैं। पेनेथ कोशिकाएं हैं ये एक एंजाइम का सिक्रेशन करती है जिसे हम लाइसोजाइम एंजाइम कहते हैं। लाइसोजाइम जिसके बारे में हमने मुख गुहा में भी पढ़ा है कि ये जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। और तीसरे आंतरिक जो कोशिकाएं या एंटेरोसाइट कोशिकाएं हैं ये एंजाइमों का सिक्रेशन करती है जिनमें आपके सुक्रेज, माल्टेज, पेप्टाइडेज ये सभी एंजाइम वो इसमें पाए जाते हैं, आंतरिक रस या आंतरिक कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होते हैं। तो इसका सही आंसर आपका फोर्थ वाला हो जाएगा। अग्नाशय की बात करें तो अग्नाशय पाचन में बहुत ही हेल्पफुल होता है क्योंकि ये अग्नाशय रस का स्रावण है वो इनके द्वारा होता है। इसकी हम आगे बात करेंगे जब क्वेश्चन आएगा उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। लार ग्रंथियों के विषय में हमने पढ़ लिया है पिछली वीडियो में और जो लेक्चर हमने डाले उसमें भी हमने डिटेल से इनके विषय में अध्ययन कर लिया है। तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि इनमें से कौन सी है? ऑप्शन फर्स्ट है पैरोटिड ग्रंथि जिसे हम हिंदी में कर्णपूर्व ग्रंथि कहते हैं। सेकंड है अधोजीव्या ग्रंथि जिसे हम अंग्रेजी में सबलिंगुअल ग्लैंड भी कहते हैं और थर्ड है अधोजंब ग्रंथि जिसे हम
सब मैग्जिलरी ग्लैंड भी कहते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा पैरोटिड ग्रंथि या कर्णपूर्व ग्रंथि, जो हमारे कानों के नीचे पाई जाती है, जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। इसके द्वारा लार का सिक्रेशन होता है, जिसमें दो प्रकार के एंजाइम होते हैं, एक तो एमाइलेज या टाइलिन होता है, दूसरा लाइसोजाइम होता है। टाइलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, जबकि लाइसोजाइम जीवाणु को नष्ट करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंग्रेहेंस की द्वीपिकाएं किसमें पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लैंग्रेहेंस की द्वीपिकाएं किसमें पाई जाती है। तो ऑप्शन फर्स्ट है यकृत ग्रंथि, सेकंड है अग्नाशय ग्रंथि, थर्ड है आमाशय और फोर्थ है छोटी आंत। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, यानी कि अग्नाशय ग्रंथि में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक तो होती है एसिनाई कोशिकाएं और दूसरी है लैंग्रेहेंस की द्वीपिकाएं। लैंग्रेहेंस की द्वीपिकाएं हैं, इसमें तीन प्रकार की कोशिकाएं मिलती हैं। पहली है एल्फा कोशिकाएं, दूसरी है बीटा कोशिकाएं और तीसरी होती है डेल्टा कोशिकाएं। एल्फा कोशिकाओं के द्वारा है वो ग्लूकागोन हार्मोन का सिक्रेशन होता है, ग्लूकागोन। और बीटा कोशिकाएं जो होती हैं इनके द्वारा इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। और डेल्टा कोशिकाओं के द्वारा सोमेटोस्टेटिन, गेस्ट्रिन, इन सभी हार्मोन का स्रावण है वो डेल्टा कोशिकाओं के द्वारा होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि अग्नाशय के द्वारा, अग्नाशय जो ग्रंथि, इसमें दो प्रकार की सेल्स मिलती है, एसिनाई और लैंग्रेहेंस की दीपिकाएं। लैंग्रेहेंस की दीपिकाएं तीन प्रकार की होती हैं। एल्फा कोशिकाएं जो ग्लूकागोन का सिक्रेशन करती है, बीटा कोशिकाएं जो इंसुलिन का स्रावण करती है और तीसरी होती है डेल्टा कोशिकाएं जो सोमेटोस्टेटिन, गेस्ट्रिन, इन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। आहार नाल यानी कि आहार नाल जो होती है इसका सबसे लंबा भाग कौन सा होता है। फर्स्ट है मुख, सेकंड है गर्सिका, थर्ड है आमाशय और फोर्थ है छोटी आंत। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ, यानी कि छोटी आंत जो होती है यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का, अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है, यानी अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित हार्मोन कौन सा होता है। इसकी हमने पिछले वीडियो में बात कर ली, पिछले क्वेश्चन में हमने बात कर ली है। ऑप्शन फर्स्ट है इंसुलिन, सेकंड है ग्लूकागोन, थर्ड है सोमेटोस्टेटिन और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि इंसुलिन, ग्लूकागोन और सोमेटोस्टेटिन ये तीनों हार्मोन आपकी अग्नाशय ग्रंथि की जो लैंग्रेहेंस की दीपिकाएं होती हैं उनके द्वारा स्रावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी। ऑप्शन फर्स्ट है बेटिंग एवं बेस्ट ने, सेकंड है रॉबर्ट हुक, थर्ड है अल्टमान और फोर्थ है फोंटाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, बेटिंग और बेस्ट दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर के इंसुलिन की खोज की थी। और इसमें ऑप्शंस की बात करें तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी। कोशिका की खोज करने वाला पहला जो वैज्ञानिक था वो कौन था, रॉबर्ट हुक था। फोंटाना की बात करें तो फोंटाना ने केंद्रिका की खोज की थी। केंद्रिका की खोज किसने की थी, फोंटाना ने की थी। अल्टमान की बात करें तो इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज है वो अल्टमान ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान ने की थी, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया नाम वो किसने दिया था, बेंडा नामक साइंटिस्ट ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन हार्मोन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, और ये हमारे सामान्य जीवन में बात करें तो अधिकतर वर्तमान में बहुत अधिक देखने को मिलता है। इंसुलिन की कमी है वो बहुत अधिक हो जाती है, जिसके कारण ये रोग होता है। ऑप्शन फर्स्ट है मधुमेह है, सेकंड है हाइपोग्लाइसीमिया, थर्ड है हाइपरग्लाइसीमिया और फोर्थ है हाइपरटेंशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि मधुमेह रोग है वो इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। ऑप्शंस की बात करें तो हाइपोग्लाइसीमिया की बात करें, इसमें होता क्या है, जो ग्लाइकोजन होता है, जो ग्लूकोज होता है, अगर ग्लूकोज का स्तर रुधिर में कम हो जाए, ग्लूकोज का स्तर है वो रुधिर में कम हो जाए तो इसको कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। अगर रुधिर में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाए तो इसे हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। और हाइपरटेंशन का मतलब होता है ब्लड प्रेशर या बीपी का हाई होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्नाशय ग्रंथि से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है। अग्नाशय ग्रंथि से, यानी कि अग्नाशय ग्रंथि से एंजाइमों की बात करिए, हमने हार्मोन पीछे पढ़ लिए हैं, एंजाइम कौन से स्रावित होते हैं। और अग्नाशय ग्रंथि से जो रस स्रावित होता है उसे कहते हैं हम अग्नाशय रस, अग्नाशय रस कहते हैं।
तो ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि अग्नाशय रस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है लाइपेज, यहाँ थोड़ी टाइपिंग में गड़बड़ होगी है। सेकंड है काइमोट्रिप्सिन, थर्ड है ट्रिप्सिन और फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका उपयुक्त सभी वाला सही होगा, क्योंकि लाइपेज अग्नाशय लाइपेज है वो अग्नाशय रस में या अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाला एंजाइम है। काइमोट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन है, इसके अलावा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है, ये भी अग्नाशय रस या अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। इसके अलावा हम बात करें तो एमाइलेज है, एमाइलेज ये भी है अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होने वाला एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं रसांकुर का कार्य है। देखो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए रसांकुर पाए कहाँ जाते हैं। तो छोटी आंत की जो कोशिकाएं होती हैं उन पर रसांकुर पाए जाते हैं और ये रसांकुर मिलकर के ब्रूश बॉर्डर का निर्माण करते हैं, ब्रूश बॉर्डर का निर्माण करते हैं और जिससे जो हमारी छोटी आंत है उसमें अवशोषण की जो क्षेत्रफल है वो बढ़ जाता है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन की कि रसांकुर का कार्य क्या होता है। ऑप्शन फर्स्ट है पाचन, सेकंड है अवशोषण, थर्ड है श्रावण, फोर्थ है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। रसांकुर का मुख्य कार्य जो होता है या रसांकुर की वजह से जो मुख्य कार्य होता है वो अवशोषण का होता है, ऑब्जर्वेशन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसा का अवशोषण किसके द्वारा होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन फर्स्ट है लैक्टियल कोशिकाएं, सेकंड है रसांकुर कोशिकाएं, थर्ड है कूफर कोशिकाएं और फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा, जिसे लैक्टियल कोशिकाएं या इसे हम लस्सिका भी बोलते हैं, या हिंदी में इसे स्तन्य कोशिकाएं या स्तन्य केशिकाएं भी कहती हैं। लैक्टियल कोशिकाएं या स्तन्य कोशिकाएं या लस्सिका कोशिकाएं। तो इसका सही आंसर आपका लैक्टियल कोशिकाएं होगा, जो वसा के अवशोषण में सहायक होती हैं। रसांकुर की हमने बात कर ली, कूफर कोशिकाओं की हमने पीछे बात कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन फर्स्ट है जल का अवशोषण, सेकंड है प्रोटीन का पाचन, थर्ड है वसा का पाचन और फोर्थ है कार्बोहाइड्रेट का पाचन। देखो बड़ी आंत में किसी भी प्रकार का कोई भी एंजाइम का सिक्रेशन नहीं होता है और इसका मुख्य कार्य होता है जल का अवशोषण करना। इसके अलावा हम बात करें बड़ी आंत का जो एक भाग होता है वर्मीफोर्म अपेंडिक्स, जिसमें कुछ जीवाणु पाए जाते हैं जो सेलुलोज का पाचन भी करते हैं। यानी कि वर्मीफोर्म अपेंडिक्स है उसमें जीवाणु पाए जाते हैं, वो जीवाणु सेलुलोज का पाचन करते हैं। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या होता है तो जल का अवशोषण हो जाएगा। अब देखो प्रोटीन का पाचन, वसा का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, ये सभी क्रियाएं आपकी छोटी आंत में पाई जाती हैं। और ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है, तो मुख गुहा से या कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। वसा का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये हो जाएगा वसा का पाचन ग्रहणी या छोटी आंत से स्टार्ट होता है। प्रोटीन का पाचन है आमाशय से शुरू होता है। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल में दुर्गंध किसके कारण आती है। मल में दुर्गंध किसके कारण आती है। ऑप्शन फर्स्ट है इंडोल व स्केटोल, सेकंड है HCl के कारण, थर्ड है जठर रस, फोर्थ है रेनिन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, इंडोल व स्केटोल के कारण मल में दुर्गंध आती है। देखो HCl काम क्या करता है, HCl जठर रस के द्वारा स्रावित होता है। ये जितने भी जठर रस में एंजाइम पाए जाते हैं, चाहे वो पेप्सिन हो, रेनिन हो, इन सभी एंजाइमों को सक्रिय करने का कार्य कौन करता है, HCl करता है। और यही आमाशय के अंदर 1.8 pH को बनाए रखने का कार्य HCl के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा ये जीवाणुओं को भी नष्ट करने का कार्य करता है। इसके कार्य है वो हमने पिछले वीडियो में जब 50 क्वेश्चन देखे थे उसमें HCl के कार्य है वो एक क्वेश्चन में मैंने कंप्लीट कार्य आपको बताए हैं। रेनिन की बात करें तो छोटे बच्चों में पाया जाता है, शिशुओं में पाया जाता है और इसका मुख्य कार्य होता है दूध का पाचन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन फर्स्ट है क्वेश्चन की बात करें मनुष्य में अवशेषी अंग होता है, यानी कि कौन सा अंग होता है जो मनुष्य में किसी काम का नहीं होता है, अवशेषी अंग के रूप में पाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है कर्मी रूपी परिशेषिका, सेकंड है कोलन, थर्ड है इलियम, फोर्थ है कोई नहीं। देखो कोलन और इलियम है ये दोनों ही, कोलन तो क्या होता है आपकी बड़ी आंत का एक भाग होता है, इलियम होता है ये छोटी आंत का एक भाग होता है। कर्मी रूपी परिशेषिका होती है ये आपका अवशेषी अंग होता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि मनुष्य में अवशेषी अंग कौन सा होता है तो हो जाएगा कर्मी रूपी परिशेषिका, या इसे हम कहते हैं वर्मीफोरम अपेंडिक्स।
वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स या कर्मी रूपी परिशेषिका कहते हैं, या अवशेषी अंग कहते हैं। किसको? कर्मी रूपी परिशेषिका या वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स को। या आपकी जो बड़ी आंत होती है इसके इस प्रकार से निकली हुई पाई जाती है, इस प्रकार से ये बड़ी आंत हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें पाई जाती है? ये भी बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन फर्स्ट है यकृत में, सेकंड है हृदय में, थर्ड है मस्तिष्क में, फोर्थ है हड्डियों में। तो सबसे अधिक हमारे शरीर की बात कर रहे हैं हम, तो हमारे शरीर में सबसे अधिक पुनरुद्भवन की क्षमता वो यकृत कोशिका में यकृत ग्रंथि में पाई जाती है, या यकृत कोशिकाओं में पाई जाती है। सबसे अधिक पुनरुद्भवन की क्षमता यकृत में पाई जाती है। नेक्स्ट है, छोटी आंत की एंटेरोसाइट कोशिकाओं से कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं? ये हमने पहले भी बात कर ली है कि छोटी आंत में एंटेरोसाइट कोशिकाएं पाई जाती हैं जो एंजाइमों का सिक्रेशन करती हैं। कौन से एंजाइम होते हैं? माल्टेज, सुक्रेज, आंत्रीय लाइपेज। तो इसमें तो सभी सही हो जाएंगे। माल्टेज भी एंटेरोसाइट कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है, सुक्रेज भी, आंत्रीय लाइपेज भी, ये सभी एंजाइम है वो एंटेरोसाइट कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो इसमें आपका पेप्टाइडेज भी हो जाएगा। पेप्टाइडेज एंजाइम होता है, ये भी एंटेरोसाइट कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। डाईपेप्टाइडेज भी हो जाएगा। तो ये सभी एंजाइम होते हैं, ये एंटेरोसाइट कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होते हैं। नेक्स्ट और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मिलान का संबंधित है और इसमें सभी मैंने मिलाए हुए हैं। पीएच का मान इसमें बताया गया है और आपके इसमें से 8 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे सीधे ही। और पीएच से संबंधित आपके 1 या 2 क्वेश्चन लगभग हर कंपटीशन एग्जाम में मिलता है, तो इनको आप थोड़े अच्छे से देख लेना। तो सबसे पहले हम लार की बात करते हैं। लार का पीएच है वो 6.8 होता है, 6.8 होता है लार का पीएच। सेकंड है, पित्रस का पीएच है वो 7.7 होता है। रक्त का पीएच बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है बहुत। रक्त का पीएच है 7.4। अग्नाशय रस का पीएच होता है 7.8। जठर रस, इसमें HCl के कारण क्या हो जाता है, इसका अम्लीय माध्यम होता है, तो जठर रस का पीएच होता है 1.8 होता है। दूध का पीएच होता है 6.4। दूध का पीएच कितना हो जाएगा? 6.4 होता है। यूरिन यानी कि मूत्र का पीएच होता है 4.8 से 8.4 होता है। देखो ये रेंज होती है 4.8 से 8.4 तक, क्योंकि कई बार मूत्र जो होता है ये अति प्रासरी हो जाता है, कई बार अल्प प्रासरी हो जाता है और कई बार समप्रासरी भी हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें, अशुद्ध जल का पीएच होता है ये 7 होता है। ये शुद्ध जल जो होता है इसका पीएच 7 होता है। तो ये पीएच वाले आपको ध्यान में रखनी है। तो एक तो लार का पूछा जा सकता है कि कितना होता है, 6.8 होता है। और इसमें रक्त का इंपॉर्टेंट है, रक्त का पूछा जा सकता है 7.4 होता है। और इसके अलावा जठर रस का पूछा जा सकता है 1.8 होता है। और यूरिन का पूछा जा सकता है 4.8 से 8.4 होता है। इस प्रकार से आज इस वीडियो में हम पाचन तंत्र से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। और इसके पहले भाग ने हमें 50 क्वेश्चन देखे थे और इसमें लगभग हम 30 क्वेश्चन के लगभग देख चुके हैं। तो इस प्रकार से टोटल आपकी 80 से 90 क्वेश्चन हो जाते हैं, जिसमें 150 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। इनसे पाचन तंत्र से संबंधित इनसे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।